जय हिंद दोस्तों, मैं ओपी सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ओपी सिंह एकेडमी में। कैसे हैं आप? अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त कर रहे होंगे, ऐसी आशा है। और देखिए, पढ़ते रहिए और सिलेक्शन लेते रहिए। अपने टारगेट में अगर पास होना है तो अच्छी मेहनत और पूरी लगन के साथ मेहनत करना शुरू कर दो, किसी भी फील्ड में आप सफल हो जाओगे। तो बेटा, उन बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें और कमेंट करें। मैंने आज थोड़ा सा चेंजिंग किया है क्योंकि मैं प्रयोग करता रहता हूं कि मेरे बच्चे पढ़ने के बाद ये बोले कि सर ने जो पढ़ाया वो बिल्कुल क्लियर टू क्लियर एग्जाम में आया। तो आज 10 क्वेश्चन से सिलेक्शन, यानी कि आपका टॉपिक चलता रहेगा 10 क्वेश्चन से कैसे ले सिलेक्शन, ये मैं आपको बताता हूं। इन्हीं 10 क्वेश्चन और यही 10 क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा और आरपीएफ की परीक्षा में आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। और इनके साथ ही आप एमटीएस, सीजीएल जो परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं अक्टूबर के आसपास, तो उसके लिए भी मेहनत करना शुरू कर दें। मैं इन्हीं 10 क्वेश्चनों से आपको जीएस में भरपूर क्वेश्चन दूंगा और ये हमारा अब डेली शुरू हो चुका है। जो बच्चे वीडियो को देखते हैं वो बच्चे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो दूसरों तक जाए जो पढ़ने वाला बच्चा है और वो ये बताए कि जो पढ़ा उसको पढ़ने में मजा आ गया। तो चलिए, 10 क्वेश्चन से सिलेक्शन कैसे लेंगे, अब हम अपने 10 क्वेश्चनों को यहां पर शुरू कर रहे हैं। तो बेटा पढ़ते रहिए, मेहनत से बार बार प्रैक्टिस करते रहिए उसको। चलिए, पहला क्वेश्चन समय ना लॉस करते हुए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन लग चुका है, आपकी स्क्रीन पर, और उसको जबरदस्त तरीके से पढ़िए। यहां पर मैंने लिखा है आपको कि भारत का कौन सा राज्य सोने के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। सोने का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत का कौन सा राज्य करता है? 4 ऑप्शन लिखे, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो इसमें सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका कर्नाटक राज्य। यहीं पर हम बात करते हैं तो कर्नाटक राज्य जो है वो सोने के उत्पादन में अग्रणी है, सोने के उत्पादन में अग्रणी राज्य है, ध्यान रख लेना। यही आपका कॉफी के उत्पादन में भी अग्रणी राज्य है। चंदन उत्पादन में भी आपका अग्रणी राज्य है। और ध्यान रखना, पूरे भारत में यदि हम हाथियों की संख्या देखें, एलिफेंट की संख्या देखें, हाथियों की संख्या देखें तो कर्नाटक भी अपना इसमें प्रथम स्थान रखता है। तो सोने के उत्पादन में अग्रणी राज्य है, कॉफी के उत्पादन में अग्रणी राज्य है, चंदन के उत्पादन में अग्रणी राज्य है और हाथियों की संख्या के मामले में भी कर्नाटक अपना प्रथम स्थान रखता है। यहीं पर बात करते हैं एक आपको आता है कोलार की खान। तो कोलार की खान कर्नाटक राज्य में है, जो भारत में सबसे अधिक सोना यहीं से निकाला जाता है। तो कोलार खान किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने के उत्पादन के लिए। बेटा यहां पर आपने देखा होगा, एक मूवी देखी होगी सबने, KGF। सभी स्टूडेंट ने मूवी देखी होगी KGF। तो KGF मूवी जो थी वो कोलार से ही संबंधित थी, यानी कि कोलार, इसको बोलते हैं कोलार गोल्ड फील्ड, यानी कि कोलार स्वर्ण क्षेत्र। तो KGF मूवी इसी पर बनी थी जो कर्नाटक में है और सोने के उत्पादन के लिए ये खान सबसे प्रमुख है भारत में। और भी हम बात करें यहां पर भारत में, और भी हम बात करें तो कोंचू या कोंद्रू कोंचा, ये भी सोने के उत्पादन के लिए फेमस है। सोने के उत्पादन के लिए फेमस है, जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश राज्य में ये खान आंध्र प्रदेश राज्य में है। कोंद्रू कोंचा, ये भी सोने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं हम विश्व स्तर पर, देखते हैं सोने को विश्व स्तर पर। तो यहां पर चीन देश है वो सोने के उत्पादन में
प्रथम स्थान रखता है। चीन देश विश्व में सोने के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। यानी कि बात करते हैं हम अमेरिका की, बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका के पास सोने का सबसे अधिक भंडार है। पूरे विश्व में सोने का यदि भंडार है किसी के पास तो वो अमेरिका का है। और दूसरे नंबर पर देखिए भंडार के मामले में जर्मनी का स्थान आता है। तो स्वर्ण के भंडार में अमेरिका का प्रथम स्थान है, जर्मनी का दूसरा स्थान है, लेकिन सोने के उत्पादन में चीन का आपका विश्व में पहला स्थान है। अभी यहां पर हम बात करते हैं एक नाम आता है कभी कभी कूलगार्डी और कालगूरली, कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कालगूरडी यानी कूलगार्डी और कालगूरली क्या है। तो ये सोने की दो बड़ी खानें हैं जो ऑस्ट्रेलिया देश में है, सोने की दो बड़ी खानें हैं जो ऑस्ट्रेलिया देश में है। तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ज्यादा यहां पर आता है। बात करते हैं यहीं पर हम तेलंगाना की, तो तेलंगाना कोयला उत्पादन में अपना स्थान रखता है, कोयला उत्पादन में स्थान रखता है, प्रथम स्थान नहीं रखता है लेकिन कोयला का अधिक उत्पादन करता है। जैसे कर्नाटक सोने के उत्पादन में अपना स्थान रखता है, सोने के उत्पादन में अपना स्थान रखता है। उसी तरह से छत्तीसगढ़ लोहे के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है, लोहे के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। इसी तरह से झारखंड अभ्रक जिसको हम माइका भी बोलते हैं के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। तो इस तरह से क्वेश्चन ये आपको आते रहते हैं। तो यहां आपका ये क्वेश्चन यहां कंप्लीट हुआ है। आगे हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग चुका है। दूसरा क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, बेटा बहुत याद कर लेना। दूसरा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि और संबंध क्षेत्रों में योजना तैयार करने और समन्वय स्थापित करने के लिए सर्वोच्च निकाय कौन सा है? चार ऑप्शन दिखाई दे रहे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य व्यापार निगम, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो इसका राइट आंसर है आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो इसके द्वारा कृषि और संबंधित क्षेत्रों में योजना बनाई जाती है ताकि कृषि का विकास किया जा सके, कृषि का उत्पादन किया जा सके। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1929 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में, स्थापना इसकी 1929 में की गई थी। बात करते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि आरआरबी की, रीजनल रूरल बैंक की बात करते हैं, आरआरबी की बात करते हैं, रीजनल रूरल बैंक की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना 2 अक्टूबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 1975 में की गई थी। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में की गई थी। ध्यान रखना 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे। कितने? पूरे भारत में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे जो 4 राज्यों में, जैसे आपका उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में, तो 4 राज्यों में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे। और ध्यान रखना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किया गया था 1975 में, ध्यान रख लेना। तो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। और यह भी आपको याद करना है कि गोवा व सिक्किम राज्य में कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। गोवा और सिक्किम राज्य में कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, यानी कि आरआरबी बैंक नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आपको यहां से सबसे ज्यादा आता है। बात करते हैं हम भारतीय राज्य व्यापार निगम की, तो इसकी स्थापना 1956 में की गई थी और इसका मुख्यालय भी दिल्ली में है। यानी कि देश को समृद्ध बनाने के लिए भारत में राज्य व्यापार निगमों की स्थापना की गई थी। स्टेट ट्रेड कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई थी 1956 में और इसका मुख्यालय भी आपका नई दिल्ली में। बात करते हैं हम राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक की, यानी कि नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नाबार्ड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको एग्जाम में आता है नाबार्ड, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसकी अगर बात करें हम स्थापना की, तो इसकी स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है, मुंबई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना।
तो देश में नाबार्ड बैंक की स्थापना, कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि ध्यान रखना बेटा कि कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन ये आता है कि नाबार्ड क्या है। तो नाबार्ड एक बैंक है जो कृषि से संबंधित, किसी के विकास से संबंधित कार्य करता है, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से संबंधित कार्य करता है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो आपका मुंबई में है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट कर लेना यहां पर। चलिए अब देखते हैं आपकी स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन। यहां पर तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। तो तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा है। क्वेश्चन दे रखा है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था। इंपॉर्टेंट कर लेना, 100 नंबर्स में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको आता है। ये क्वेश्चन आपको बहुत आता है कि पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया। तो वो है सेन वंश। तो वो कौन सा है, सेन वंश। तो यहां पर हम देखते हैं सेन वंश, इसका जो फाउंडर था सामंत सेन था। इसका जो फाउंडर था सामंत सेन, इसका फाउंडर था, संस्थापक था। पाल वंश के बाद इसी वंश ने बंगाल में अपना सत्ता स्थापित की थी, यानी कि सेन वंश। सेन वंश का जो फाउंडर था वो सामंत सेन था। बात करते हैं गौड़ वंश की, तो इसका जो फाउंडर था अनिरुद्ध सिंह। अनिरुद्ध सिंह गौड़ था। अनिरुद्ध सिंह गौड़ इस वंश का फाउंडर था या पहला शासक था, अनिरुद्ध सिंह गौड़। बात करते हैं इलियास वंश की, तो इलियास वंश भी बंगाल क्षेत्र में स्थापित किया गया था। हाजी इलियास इस वंश का संस्थापक था। हाजी इलियास इस वंश का पहला शासक था। बात करते हैं गणेश, तो गणेश यानी कि राजा गणेश वंश का संस्थापक था। ये भी बंगाल में स्थापित किया गया था। तो ये ध्यान रखना, सेन वंश जिसका फाउंडर था सामंत सेन, संस्थापक था बंगाल क्षेत्र में, इस राजवंश की स्थापना हुई थी। गौड़ वंश जिसका संस्थापक अनिरुद्ध सिंह गौड़ था, यह भी बंगाल क्षेत्र में स्थापित किया गया था। इलियास वंश, इसकी स्थापना हाजी इलियास ने की थी, इसका संस्थापक हाजी इलियास था, यह भी बंगाल क्षेत्र में स्थापित किया गया था। और गणेश वंश, राजा गणेश ने इसकी स्थापना की थी, इसका संस्थापक था। ये सब बंगाल क्षेत्र से संबंधित राजवंश थे। बात करते हैं यहां पर बेटा, एक जिक्र आया है आपको पाल वंश। तो यहां पर जिक्र आया है पाल वंश। तो पाल वंश का जो फाउंडर था, पाल वंश का जो संस्थापक था वो गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक जो था वो गोपाल था, गोपाल। और इसका जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो था धर्मपाल, गोपाल का बेटा धर्मपाल। ध्यान रखना, धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो धर्मपाल ने, राजा धर्मपाल ने, जो पाल वंश का संस्थापक था, इसी ने विक्रमशिला की स्थापना की थी। और बाद में मैंने आपको बताया था नालंदा विश्वविद्यालय को पढ़ाते हुए कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने आक्रमण करके नष्ट कर दिया था। तो ये हमने यहां पर इस तरह से यहां पढ़ा। आगे हम बात करते हैं अपना, स्क्रीन पर आपको फोर्थ क्वेश्चन, स्क्रीन पर आपकी फोर्थ क्वेश्चन लग चुका है। क्वेश्चन बताइए, आपकी स्क्रीन पर फोर्थ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। इसको भी 100% आप इंपॉर्टेंट करना, क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की यानी कि साउथ अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन सी है। तो प्रशासनिक राजधानी, ये कई बार क्वेश्चन आपको आया है। तो प्रशासनिक राजधानी है इसकी प्रिटोरिया इसकी प्रशासनिक राजधानी। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के हिसाब से। देखिए बात करते हैं केपटाउन की, तो केपटाउन भी दक्षिण अफ्रीका की राजधानी। ये कैसी राजधानी है, विधायी राजधानी है, विधायी राजधानी है, विधायी राजधानी दक्षिण अफ्रीका की है केपटाउन। ब्लूमफॉन्टेन ये दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है, न्यायिक राजधानी है, न्यायिक राजधानी। तो दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है ब्लूमफॉन्टेन। और प्रिटोरिया इसकी प्रशासनिक राजधानी है, प्रशासनिक राजधानी है, प्रशासनिक राजधानी है। तो ये इस तरह से दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हुई, विधायी राजधानी केपटाउन, ब्लूमफॉन्टेन न्यायिक राजधानी, प्रिटोरिया इसकी प्रशासनिक राजधानी। अब देखिए यहां पर बात करते हैं हम डरबन की। तो डरबन दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है। डरबन क्या है, दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है, जो यहीं से कुछ दूरी पर प्रिटोरिया है।
लगभग 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर डरबन से प्रिटोरिया है। एक क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है बेटा, ये जब महात्मा गांधी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, ये बात है 1893 की, ये बात 1893 की है। जब गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो रास्ते में एक स्टेशन पड़ता है, उस स्टेशन पर महात्मा गांधी को रास्ते में सामान सहित उतार दिया जाता है। इस स्टेशन का नाम है, इस रेलवे स्टेशन का नाम था पीटर, याद कर लेना, पीटर मैरिट्सबर्ग। पीटर मैरिट्सबर्ग इस रेलवे स्टेशन का नाम था, जहां पर महात्मा गांधी को प्रिटोरिया जाते समय 1893 में अपने सामान सहित रेलवे स्टेशन से, रेलवे के डिब्बे से उतार दिया जाता है, नस्ल भेद मानते हुए। अंग्रेजों ने नस्ल भेद की भावना रखते हुए गांधी जी को पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर उतार दिया जाता है, यानी कि उनको सामान सहित वहां से उतार दिया जाता है, और ये बात है 1893 की। ये क्वेश्चन आपको कई बार परीक्षाओं में आया है, कई बार परीक्षाओं में आया है। जैसे हम बात करते हैं बेटा यहां पर भारत की राजधानी के बारे में, भारत की राजधानी के बारे में यदि हम बात करते हैं तो ऐसे ही ध्यान रखना, भारत की आर्थिक राजधानी पूछ लेता है आपसे, आर्थिक राजधानी पूछ लेता है, आर्थिक राजधानी पूछ लेता है। ऐसे ही आपकी विधायी, ऐसे ही आपकी न्यायिक राजधानी पूछ लेता है, न्यायिक राजधानी भी पूछता है, न्यायिक राजधानी भी पूछता है। ऐसे ही आपसे प्रशासनिक राजधानी भी पूछता है, प्रशासनिक राजधानी भी पूछता है, प्रशासनिक राजधानी भी पूछता है। ऐसे ही सांस्कृतिक राजधानी भी पूछ लेता है, भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी पूछ लेता है, सांस्कृतिक राजधानी भी पूछ लेता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। आर्थिक राजधानी भारत की मुंबई है, आर्थिक राजधानी भारत की क्या है, मुंबई है आर्थिक राजधानी भारत की। न्यायिक राजधानी आपकी नई दिल्ली है, नई दिल्ली भारत की न्यायिक राजधानी है, और प्रशासनिक राजधानी भी आपकी नई दिल्ली है, और सांस्कृतिक राजधानी आपकी बनारस है, बनारस या वाराणसी है, ध्यान रखना, वाराणसी। तो इस तरह से भारत में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है, भारत की न्यायिक और प्रशासनिक राजधानी नई दिल्ली है, भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनारस है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको यहां पर दे देता है परीक्षा में। आगे हम बात करते हैं, आपकी स्क्रीन पर पांचवा क्वेश्चन यहां पर लग चुका है, पांचवा क्वेश्चन यहां पर लग चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, 100% मार्क देकर। फिर देखते हैं कैसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में नहीं आते कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सेफ्टी वॉल कहा जाता है, प्रकृति का सुरक्षा वाल कहा गया है, भूकंप को, ओजोन गैस को, ज्वालामुखी को। तो ध्यान रखना, यहां पर ज्वालामुखी को, वल्केनो को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा गया है। देखिए ध्यान रखना, ज्वालामुखी जो वल्केनो होते हैं, अभी पीछे हमने पढ़ाया था कि ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। ध्यान रखना, जो निचली अवस्था में, यहां पृथ्वी की निचली अवस्था में पिघला हुआ पदार्थ भरा हुआ है, मैग्मा पिघला हुआ पदार्थ है, और भी बहुत सारे पदार्थ रहते हैं। तो जब कभी विस्फोट होता है तो एक छिद्र के माध्यम से, इस छिद्र के माध्यम से राख, गैसें, गर्म जल, आग यानी कि अग्नि और धुआं, ये सब खनिज पदार्थ, ये सब यहां से निकलते रहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये मान के चलना कि पृथ्वी एक तरह से बॉम्ब है, आग का गोला है। यदि ये विस्फोट ना होते रहे, ये गैसें ना निकलती रहे, तो पृथ्वी एक तरह से अचानक फट सकती है। तो इस तरह से वल्केनो के माध्यम से पृथ्वी के अंदर की गैसें, पृथ्वी के अंदर की खनिज पदार्थ, पृथ्वी के अंदर की जो राख वगैरह, ये सब बाहर निकलता रहता है। यानी कि अंदर का जो पूरा एक तरह का गुबार है, अंदर जो पूरा ये मटेरियल भरा हुआ है, ये सब बाहर आकर निकल जाता है। और पृथ्वी एक तरह से विस्फोट के माध्यम जब हो जाता है, गैस पृथ्वी की निकल जाती है इसके माध्यम से, तो पृथ्वी बिल्कुल सेफ रहती है। और नहीं तो अगर ये विस्फोट होते तो पृथ्वी एक बॉम्ब का गोला थी, पृथ्वी कभी भी ब्लास्ट हो सकता था, ऐसा कहा गया है। तो ये ज्वालामुखी के माध्यम से ये सब बाहर निकलता रहता है, यही इसीलिए ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। हमने अभी पीछे पढ़ा था कि भूकंप यानी कि
प्लेटों के आपस में टकराने के कारण पृथ्वी में अचानक जो कंपन होता है, पृथ्वी में अचानक कंपन होता है, उसे भूकंप कहते हैं। तो भूकंप का अध्ययन हमने किया था सीस्मोलॉजी में, अभी पढ़ा था, सीस्मोलॉजी में हमने पढ़ा था। तो सीस्मोलॉजी में हम क्या करते हैं, भूकंपों का अध्ययन करते हैं। ओजोन गैस की बात करें, ओजोन गैस इनका सूत्र होता है O3, यानी कि यह एक ग्रीन हाउस गैस मानी गई है, ग्रीन हाउस गैस। तो ओजोन को हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ओजोन गैस को क्या बोलते हैं हम, ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं, क्योंकि वायुमंडल का तापमान बढ़ाने के लिए ये गैस जिम्मेदार होती है और ये समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है ये गैस। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन ये आता है। और बात करते हैं यहीं पर हम ज्वालामुखी की, तो इसका अध्ययन हमने पीछे पढ़ा था वल्केनोलॉजी में, हम ज्वालामुखियों का अध्ययन करते हैं। नदियों का अध्ययन हम करते हैं पोटामोलॉजी में, पोटामोलॉजी। तो पोटामोलॉजी में हम नदियों का अध्ययन करते हैं, हमने पिछले वाले सेट में ये यहां पर पढ़ाया था। चलिए आगे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। स्क्रीन पर आपकी लग चुका है छठा क्वेश्चन, यहां पर छठा क्वेश्चन लगा दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करिए भाई इस क्वेश्चन को। देखते हैं परीक्षाओं में कैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपके कैसे क्वेश्चन नहीं आते परीक्षाओं में। तो यहां पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कुमाऊं हिमालय। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो काली ये है आपका यहां पर नेपाल हिमालय। देखिए ध्यान रखना, मैं यहां पर आपको बताऊं थोड़ा सा एक डायग्राम के माध्यम से, थोड़ा सा बता देता हूं। यहां पर एक छोटा सा डायग्राम बना करके मैं यहां आपको बता देता हूं। तो ये जो ध्यान रखना, भारत जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, इसका हम क्षैतिज विभाजन करें, क्षैतिज विभाजन, तो 4 हिमालय क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। हिमालय पर्वत श्रृंखला को, जो एक लंबी पर्वत श्रृंखला है, इसको क्षैतिज अगर विभाजन करें तो 4 हिमालय भागों में डिवाइड किया गया है, 4 हिमालय भागों में डिवाइड किया गया है। इसको थोड़ा सा मैं डायग्राम को इधर साइड में बना देता हूं, छोटा सा एक डायग्राम, थोड़ा सा समझने के लिए बना देता हूं आपको यहाँ डायग्राम। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो आपको मेघालय, नागालैंड, मणिपुर तक आती, तो इसके 4 भागों में डिवाइड किया गया है, 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे ऊपर देखें तो हम पंजाब हिमालय, उसके नीचे हम देखें तो कुमाऊं हिमालय, उसके बाद उसी के नीचे नेपाल हिमालय। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त आता है एसएससी। और ये लास्ट में है असम हिमालय। तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला को क्षैतिज भागों में अगर डिवाइड किया जाए तो 4 हिमालय क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। अब बात करते हैं यहां पर हम, यहीं पर बात करते हैं, तो बात करते हैं हम पंजाब हिमालय की। तो पंजाब हिमालय सिंधु नदी व सतलुज नदी। तो पंजाब हिमालय सिंधु नदी व सतलुज नदी के बीच स्थित है। यदि क्वेश्चन आता है कि पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच है, तो सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच। बात करते हैं हम कुमाऊं हिमालय की, तो कुमाऊं हिमालय सतलुज नदी, कुमाऊं हिमालय आपका सतलुज नदी व काली नदी, सतलुज नदी व काली नदी। तो सतलुज नदी, कुमाऊं हिमालय, सतलुज नदी और काली नदी के बीच का क्षेत्र है। बात करते हैं नेपाल हिमालय की, तो काली नदी व तीस्ता नदी, काली नदी व तीस्ता नदी। तो काली नदी व तीस्ता नदी के बीच को क्षेत्र को बोलते हैं हम नेपाल हिमालय। और लास्ट में है हमारा असम हिमालय। तो तीस्ता नदी और दिहांग नदी, तो तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो आपका असम हिमालय कहलाता है लास्ट में। तो इस तरह से हमने यहां पर पढ़ा आपको चारों हिमालय। तो पंजाब हिमालय सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच का क्षेत्र है।
कुमाऊं हिमालय सतलुज नदी व काली नदी के बीच का क्षेत्र है। नेपाल हिमालय काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र है। असम हिमालय तीस्ता नदी और दियांग नदी के बीच का क्षेत्र है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन आपको पढ़ा। सबसे बड़ा हिमालय क्षेत्र जो है वो आपका नेपाल हिमालय क्षेत्र, लगभग 800 किलोमीटर लंबी एक पर्वत श्रृंखला का ये भाग है। तो यहां से क्वेश्चन आपको आता रहता है। और बेटा यहीं पर ध्यान रखना, तीस्ता नदी को लेकर भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद रहता है। तो तीस्ता नदी जल बंटवारा आपको आता है कि तीस्ता नदी जल विवाद किन दो देशों के बीच है, भारत और बांग्लादेश के बीच है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है जिसका उद्गम सिक्किम राज्य से होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, आपकी स्क्रीन पर यहां पर दिखाई देता है। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है कि लोक नृत्य बोहांग बिहू किस राज्य में प्रचलित है। बोहांग देखिए लोक नृत्य से जरूर आपको आता है, तो ये आपका असम से संबंधित है। बिहू आपका असम से संबंधित है। बिहू आपका असम, तो बिहू लोक नृत्य आपके असम से है। छाऊ नृत्य आपका बिहार से है। ओडिसी आपका ओडिशा से है जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है। और झारखंड से आपका संथाली लोक नृत्य है। संथाली लोक नृत्य, ये सब आपके आदिवासियों के लोक नृत्य हैं छोड़कर ओडिसी को। तो ओडिसी एक शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है जो उड़ीसा से है। छाऊ आपका बिहार से। तो एक क्वेश्चन आपको आता है, ये क्वेश्चन भी आपको नृत्य से संबंधित इंपॉर्टेंट करना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, जल्दी से पढ़कर बताइए। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। एलोट्रॉफ नहीं है, कार्बन का अपरूप नहीं है, एलोट्रॉफ नहीं है। हीरा, ग्रेफाइट, कार्बन 60, मीथेन। तो मीथेन कार्बन का अपरूप नहीं है। तीनों के तीनों कार्बन के अपरूप हैं, कार्बन के अपरूप हैं, एलोट्रॉफ हैं, अपरूप हैं। तीनों के तीनों कार्बन के अपरूप हैं। हीरा भी, ग्रेफाइट भी, कार्बन 60 भी, ये कार्बन के अपरूप हैं। और कोयला भी कार्बन का अपरूप है। कोयला भी कार्बन का अपरूप है। ये क्वेश्चन यहां से बहुत ज्यादा आपको आता है। बात करते हैं कार्बन का सबसे शुद्ध रूप। तो कार्बन के अपरूप हैं, कार्बन के जो अपरूप हैं, एलोट्रॉफ हैं, वो सबसे शुद्ध रूप में मिलता है आपका हीरा, डायमंड, हीरा या डायमंड। तो प्रकृति में सबसे कठोर वस्तु जो पाई जाती है वो हीरा होता है। प्रकृति की सबसे कठोर वस्तु कौन सी है? हीरा। और हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। इसके बाद कोयला आता है। कोयला कार्बन का दूसरा अपरूप है। उसके बाद ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप है। ये क्वेश्चन आपको आते हैं। और C16 कार्बन 16 भी कार्बन का अपरूप है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा आते हैं जो एक समस्थानिक भी है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल के लेड बनाने में किया जाता है। कोयला ऊर्जा के रूप में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। और हीरा प्रकृति में पाई जाने वाली कठोर वस्तु है, डायमंड। तो ये क्वेश्चन भी आपको सबसे ज्यादा आता रहता है। बात करते हैं यहां पर मीथेन की, जिसका फार्मूला होता है CH4, यानी कि यह एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस यानी कि वायुमंडलीय तापमान बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होती है, इसलिए इसको ग्रीन हाउस बोलते हैं। और ये दूसरी बड़ी ग्रीन हाउस गैस है। ध्यान रखना, धान के खेतों से मीथेन गैस अधिक मात्रा में निकलती है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। धान के खेतों से बहुत अधिक मात्रा में निकलती है। कोयले की खानों से भी बहुत अधिक मात्रा में निकलती, कोयले की खानों से भी ये गैस निकलती है। और गोबर गैस संयंत्रों से भी यह गैस निकलती है। गोबर गैस संयंत्रों से भी यह गैस अधिक मात्रा में निकलती है, ध्यान रखना। और दलदली भूमि से भी यह गैस निकलती है। दलदली भूमि से भी यह गैस अधिक मात्रा में निकलती है। और जंगली जीव जो होते हैं, जंगली जानवर, तो जंगली जानवर जो होते हैं, जो जुगाली करते हैं, मुंह चलाते हैं, उनके मुख से भी मीथेन गैस अधिक मात्रा में निकलती है। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको ये आता है।
और देखते हैं यहीं पर क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए 9वां क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका संविधान से रिलेटेड है। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? मनी विल। डेफिनेशन ऑफ मनी विल, यानी कि किस अनुच्छेद में धन विधेयक मनी विल की व्याख्या की गई है? तो आर्टिकल 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है। धन विधेयक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आर्टिकल 110 में उल्लेखित है आर्टिकल 110 में, यानी कि ध्यान रखना, मुद्रा से संबंधित, धन से संबंधित जितने भी विधेयक होते हैं, जो भी विधेयक होते हैं, धन विधेयक कहलाते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा, एक क्वेश्चन आता है वेरी इंपॉर्टेंट करके, क्वेश्चन आता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय जो होता है वो स्पीकर का होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष, ये क्वेश्चन बहुत आता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय जो होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष का होता है या स्पीकर का होता है। और धन विधेयक की विशेषता होती है कि इस मामले में लोकसभा की जो पावर होती है, लोकसभा की जो शक्ति होती है, वो राज्यसभा से अधिक होती है। ध्यान रखना, लोकसभा की शक्ति राज्यसभा से अधिक होती है धन विधेयक को लेकर। और धन विधेयक सबसे पहले आता है आपका लोकसभा में आता है। देखिए, विधेयक 4 प्रकार के होते हैं: संविधान संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक। तो केवल धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में आता है, उसके बाद वो राज्यसभा में आता है। और इस मामले में इसकी पावर ज्यादा होती है राज्यसभा से। राज्यसभा इस विधेयक को मात्र 14 दिन तक ही रोक सकती है, 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती। और लोकसभा राज्यसभा की सिफारिश को माने या ना माने, ये डिपेंड करता है लोकसभा पर। और यही विधेयक एक ऐसा विधेयक होता है जो संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति से परमिशन ली जाती है, पूर्व अनुमति ली जाती है इसको, और इस पर राष्ट्रपति अपना निर्णय देने के लिए बाध्य होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपको आता ही रहता है। अनुच्छेद 56 में देखें तो इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया है, राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 56 में, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इसमें आपका धन विधेयक का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 110 में। बात करते हैं यहां पर अनुच्छेद 252 की, तो अनुच्छेद 252 में दो या दो से अधिक राज्यों की सहमति पर ही नियम बनाए जाते हैं। अनुच्छेद 252 में उल्लेख मिलता है 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से ही नियम बनाए जा सकते हैं, कानून बनाए जा सकते हैं। ये आर्टिकल 256 में देखें तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 256 में। तो इस तरह से आपको आर्टिकल भी बहुत ज्यादा आते हैं, तो आर्टिकल को ज्यादा से ज्यादा क्लियर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहां पर लग चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी संविधान से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आपका संविधान से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन, भारत में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल लागू किया जा सकता है? लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, और इसका उल्लेख पूछा है, यानी कि भारत में युद्ध की स्थिति हो, बाह्य आक्रमण की संभावना हो या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर कौन सा आपातकाल लगाया जा सकता है? तो ये है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। इसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 352 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आर्टिकल 352 में, यानी कि ध्यान रखना, संविधान के भाग 18 में, संविधान के भाग 18 में आपातकाल का उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 18 में आपातकाल का उल्लेख किया गया है।
और ध्यान रखना, जब कभी युद्ध की स्थिति हो, भाई आक्रमण की संभावना हो या सशस्त्र विद्रोह की संभावना हो, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 352 का प्रयोग करके राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसका उल्लेख आर्टिकल 352 में किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। अभी तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है? 3 बार लगा है। ध्यान रखना, पहली बार लगा 1962 में, दूसरी बार लगा 1971 में और तीसरी बार लगा 1975 में। ध्यान रखना, 1962 में आक्रमण के कारण, 1971 में भी आक्रमण के कारण पाकिस्तान से, और पहला 1962 में आक्रमण के कारण चीन से, 1971 में आक्रमण हुआ भारत का पाकिस्तान से, और 1975 में आपका आंतरिक विद्रोह के कारण लगा। आंतरिक विद्रोह के कारण, तो आंतरिक विद्रोह के कारण एक बार लगा, युद्ध के कारण 2 बार राष्ट्रीय इमरजेंसी लग चुकी है भारत के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा आता है। और राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा की जाती है वो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, जब तक मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश राष्ट्रपति को नहीं मिलती है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता। यानी कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। बात करते हैं यहां पर वित्तीय आपातकाल की, तो इसका उल्लेख आर्टिकल 360 में किया गया है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। और ध्यान रखना, वित्तीय आपातकाल अभी तक देश में एक भी बार नहीं लगा है। हम यहां पर बात करते हैं आपातकाल की, इमरजेंसी की। आपातकाल की बात करते हैं तो इमरजेंसी 3 प्रकार की होती है। ध्यान रखना, पहली इमरजेंसी होती है, समझा देता हूं, राष्ट्रीय आपातकाल। पहले प्रकार का आपातकाल होता है राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरे प्रकार का आपातकाल होता है राष्ट्रपति शासन। तीसरे प्रकार का आपातकाल होता है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख आर्टिकल 352 में, इसका उल्लेख आर्टिकल 356 में और इसका उल्लेख आर्टिकल 360 में। राष्ट्रपति शासन लगता रहता है, अभी तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है, राष्ट्रपति शासन लगता रहता है। तो ये क्वेश्चन आपको आता रहता है। जब देश में बहुत बड़े स्तर पर जनहानि होती है, धन हानि होती है, या बहुत ज्यादा राजस्व से संबंधित, धन से संबंधित लॉस होता है, तो वित्तीय आपातकाल लगता है। और वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक नहीं हुई है भारतीय संविधान के इतिहास में। और ये तीनों प्रकार की जो घोषणाएं होती हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। तो सबसे पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा था 1951 में, वो पंजाब में लगा था। पंजाब राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था, और ये राज्यपाल की सिफारिश पर लगता है। तो इस तरह से हमने आज 10 क्वेश्चन किए, और मैंने आपको टॉपिक दिया है कि 10 क्वेश्चन से सिलेक्शन। तो इस तरह से हमने ये 10 क्वेश्चन किए बड़े ही इंपॉर्टेंट रूप से, और आपका काम बनता है इन 10 क्वेश्चनों को नोट्स बनाकर याद करना, प्रैक्टिस करना। देखिए, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है। कबीर दास जी ने एक बार कहा है, और उस नियम को आप फॉलो कर लो कि करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते शिल पर परत निशान। यानी कि एक मजबूत पत्थर, यानी कि मजबूत शिला पर भी निशान बन जाते हैं रस्सी के बार बार ऊपर नीचे जाने से। जब एक रस्सी एक पत्थर पर, एक मजबूत शिला पर आने जाने से बार बार निशान बना सकती है, तो कहने का मतलब मेरा यह है कि यदि हम बार बार प्रैक्टिस करें किसी चीज की, तो वो हमारे बिल्कुल क्लियर याद हो सकती है। तो इस दोहे को रिपीट करें और अपनी पढ़ाई को रिपीट करें। ध्यान रखना, यह भी कहा गया है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरा कुरान क्लियर कंठस्थ याद कर लिया था। तो यदि हम प्रैक्टिस करें, यदि हम बार बार प्रैक्टिस करें, तो कबीर दास का दोहा बिल्कुल सफल हो सकता है, आपकी जिंदगी को बना सकता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप बार बार पढ़िए, 1 बार नहीं 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जब तक माइंड में आपका बिल्कुल फिट नहीं हो जाता है। तो मेरे बच्चों, ये 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा दिए मैंने, आपका काम है उसको याद करना। चैनल जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि पसंद आए तो उसको पूरे एक तरह से वायरल कर दीजिए,
तो मैं आपको कल फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।